आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। आप देख रहे हैं हमारा खास शो आपकी बात। अगर मैं आपसे ये सवाल हद तक जा सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, तो आपके जहन में बहुत सारे ख्याल आएंगे, आप बहुत सारी मुश्किलात और अगर मगर के बारे में सोचेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप ये सब सोचें, आइए मैं आपको मिलवाऊं एक ऐसी जाबाज लड़की से जिसने हिम्मत की वो करने की जो लड़कियों के लिए नहीं माना जाता था। लोहा लिया उस समाज से जो उनका साथ नहीं देना चाहता था। पेश की हौसले की ऐसी मिसाल जिसे देखकर हौसला भी हार जाए। तो शाही है, परवाज है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। मजबूत इरादे हों तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। आबिदा अख्तर, जो कि बेहद मुश्किल हालात में पली बड़ी लेकिन कभी हालात से हारी नहीं, और उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी तमन्ना वो बरसों से कर रही थी। आबिदा ने मलेशिया में वुशु इंटरनेशनल चैंपियनशिप के 48 किलोग्राम जुमरे में सिल्वर मेडल जीतकर तिरंगा लहराया और मुल्क का नाम रोशन किया। हर एक गेम में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, लेकिन ज़्यादा शौक मार्शल आर्ट का। मैं जहाँ पे रहती हूँ वो एक बहुत फार फ्लंग एरिया है, वहाँ से मतलब कोई फैसिलिटी नहीं है रोड वगैरह की। तो जब हमारे कोच वहाँ पे गए तो मुझे इसकी शौक बढ़ गई। तो उसके लिए मैं लगभग 3 किलोमीटर पैदल चल के आती थी। फिर उसके बाद गाड़ी मैं यहाँ बाणीपुरा तक लगभग 6-7 किलोमीटर है, तो यहाँ पे मतलब बहुत मुश्किल से मैं पहुँचती थी। टाइम भी कम होता था, ऊपर से पैदल चल के आना पड़ता था। आते जाते लगभग 6 किलोमीटर पैदल आना जाना होता था, तो बहुत मुश्किल से मैंने मतलब यहाँ तक पहुँची हूँ। फादर तो मुझे उनका मतलब मैंने देखा भी नहीं है उनको। मैं 1.5 साल की थी तो तब पापा की डेथ हो गई थी। पहली शुरुआत मैंने ताइक्वांडो से किया। ताइक्वांडो में स्टेट भी खेला, नेशनल के लिए होगी सिलेक्शन। फिर मेरे एग्ज़ाम्स की वजह से मैं नहीं जा पाई। उसके बाद मैं किक बॉक्सिंग में 2 नेशनल खेले हैं, पटना में और दिल्ली में, और वुशु स्टेट खेला है जम्मू में, और कबड्डी नेशनल खेला है मैंने बेंगलोर में, इंटरनेशनल मलेशिया में इसी वुशु में। आबिदा के लिए यहाँ तक पहुँचना बेहद दुश्वारियों भरा था। आबिदा के वालिद जम्मू कश्मीर पुलिस में थे और जब वो सिर्फ 18 महीने की ही थी, दहशतगर्दों ने उनके वालिद का कत्ल कर दिया। वालिद के कत्ल के बाद फैमिली ने बेहद मुश्किल हालात देखे। आबिदा की पूरी जिंदगी ही जद्दोजहद वाली रही। माँ ने बेहद मुश्किल हालात में आबिदा को पाला, पढ़ाया, लिखाया। आबिदा जब बीए कर रही थी तभी उनकी शादी हो गई, लेकिन वो भी 2 साल से ज्यादा नहीं रह पाई और आबिदा का तलाक हो गया। आबिदा जब 17 साल की ही थी तभी से उन्होंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की। ट्रेनिंग लेना भी उनके लिए आसान नहीं था। ट्रेनिंग के दौरान रोजाना 5 किलोमीटर ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर उन्हें गुजरना पड़ता था और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 8 किलोमीटर तक की दूरी तय करना पड़ती थी। लेकिन फिर भी आबिदा ने कभी अपनी ट्रेनिंग को एक दिन भी मिस नहीं किया और इसी जज्बे ने उन्हें मेडल दिलाया। पहली लड़की है जो बांडीपुरा से एमपीएड कर रही है और उसका इंटरनेशनल मेडल भी आ गया। और इसकी जो फैमिली का बैकग्राउंड अगर आप पता करोगे, इसका बचपन में ही इसका फादर देहांत हो गया था। वो बड़ा एक सदमा इनकी फैमिली पे था। उसके बाद इसकी शादी हुई, लगातार फिर एक स्ट्रगल। अब उसके बाद भी इसका फिर बीए में वापस आना, फिर खेलना। मुझे लगा था कि जब 2008 में इसने ज्वाइन किया था मेरे साथ, मुझे लगा कि इसके बाद नहीं खेल पाएगी जब उसकी शादी हुई थी 2014 में। बट फाइनली इसने जब मुझे अचानक पता चला कि इसका ये मसला हुआ है घर पे, तो फिर मैंने इसे फिर इंसिस्ट किया कि आप अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो जो हुआ आप भूल जाओ। अब अल्लाह के फजल करने से अच्छी उसने बड़ी कामयाबी इसको हासिल हुई है और आगे भी खेल रही है और मेहनत कर रही है। बहुत ही मेहनती लड़की है। आबिदा ने हर कदम पर मुश्किलात का सामना किया, माशी तंगी देखी, समाज की हर तनकीद का सामना किया, वालिद को खोया, शादी भी टूटी, लेकिन कोई भी दुश्वारी उनके हदफ के आड़े न आ सकी। उन्होंने जो ठाना था वो करके दिखाया। वो मिसाल बन गई और सबक उन लोगों के लिए जो मुश्किलात के आगे घुटने टेक देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ बुशरा खानम फहद, जी सलाम।
तो कश्मीर की ये जाबाज खिलाड़ी आज हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप भी इनसे बात करना चाहते हैं तो लगातार जो नंबर्स टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं उनके जरिए आप राब्ता कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, अपनी राय आप दे सकते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आबिदा अख्तर। आबिदा, बहुत बहुत इस्तकबाल है आपका जी सलाम में। आप मुझे सुन पा रही हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुशरा खानम साहब हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। जी आबिदा, मुझे बताइए कि यहाँ तक पहुंचना आपके लिए कितना दुश्वारियों भरा था। हमने तमाम आपकी स्टोरी देखी कि किस तरह से शायद आपने अपने वालिद को कभी देखा तक नहीं, इतनी छोटी थी कि आपकी कोई याद नहीं होगी। शादी आपकी हुई वो भी बहुत कामयाब नहीं रही, समाज से भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ा। आपकी माँ ने आपका साथ दिया और आपने आखिरकार मुल्क को सिल्वर मेडल दिलाया। ये तमाम चीजें होते हुए भी किस जद्दोजहद से आप गुजर रही थी? आपको वाकई में लग रहा था कि आप ये कामयाबी हासिल कर पाएंगी? जी बिल्कुल, जब इंसान किसी की भी काम के लिए जब ठान लेता है, जब उसके अंदर जज्बा होता है, उसके अंदर शौक होता है किसी चीज़ का, तो वो उसको बिल्कुल मुकम्मल करके ही दिखाता है। तो उसी तरह मैंने भी माशाल्लाह अपने फैमिली की सपोर्ट से, अपने जो कोच है मेरे जनाब फैसल अली साहब, और जो एकेडमी है हमारी बांडीपुरा की अली स्पोर्ट्स एकेडमी, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और यहाँ तक पहुँचाने में मेरा साथ दिया। जी, वुशु ही आपने क्यों चुना? ये खेल क्या आपके जहन में था, या फिर जिस तरह से मार्शल आर्ट को लगातार फैसल फरोग दे रहे हैं, आपको लगा कि इस फील्ड में आकर आप आगे बढ़ सकती हैं? जी बिल्कुल, मुझे बचपन से ही स्पोर्ट्स का बहुत लगाव था, बहुत शौक था शुरुआत से ही। तो लेकिन मार्शल आर्ट की तरफ कोई ध्यान नहीं था, शुरू में पता नहीं था उसका। तो जब 2009 में हमारे जो कोच हैं वो हमारे स्कूल में गए, तो उन्होंने हमें वहाँ पे एक डेमो दिया और बताया कि ये एक सपोर्ट के साथ साथ सेल्फ डिफेंस भी है, खासकर लड़कियों के लिए। तो उसके बाद मेरा रुझान इस तरफ बढ़ा, मार्शल आर्ट की तरफ। जी, आप ये बताइए कि आप हिजाब पहनती हैं, मार्शल आर्ट जैसी आप खेल में हैं, आप इंटरनेशनली भी गई हैं, क्या इसकी वजह से कभी कोई परेशानी आती है आपको? जी बिल्कुल भी नहीं। हमें पहली बार जब मैं नेशनल मैंने खेला था कबड्डी में, तो तब हमारे जाओ वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने कहा था कि आप मतलब हिजाब उतार के खेलना पड़ेगा। तो मैंने मना कर दिया कि सर अगर ऐसा है तो मैं फिर खेलूंगी नहीं। तो फिर उन्होंने उसके बाद हमें कुछ थोड़ी सी मतलब रुकावट आई, उसके बाद हमने परमिशन लाई, तो हमें फिर हिजाब के साथ ही मतलब हमने खेला वहाँ पे। जी, तो उसके बाद मार्शल आर्ट में कोई रुकावट नहीं आई है इस हिजाब पे। जी। और जब आप बाहर गई तो कहीं किसी ने आपको ये सवाल कभी आपसे पूछा कि आप हिजाब पहनती हैं, आप इस तरह के खेल में भी हैं, आप जम्मू कश्मीर से आती हैं, इस तरह के कुछ सवाल, कुछ अजीबोगरीब सवालात से कभी आपका सामना हुआ? जी बिल्कुल भी नहीं, ऐसा मुझे कभी, मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं ऐसा। आप ही बताइए कि ऐसा तो मतलब ये तो पूछते थे कि आप जम्मू कश्मीर से, मतलब बाहर वालों को सुन के ऐसा अजीब लगता था कि जम्मू कश्मीर से भी लड़कियां बाहर मतलब ऐसे आती हैं, उनको अलाउ करते हैं बाहर खेलने के लिए। तो ऐसे सवाल होते थे, लेकिन हिजाब पे कोई ऐसा सवाल नहीं हुआ है। लेकिन जब जम्मू कश्मीर को लेकर सवाल पूछते थे, क्योंकि आबिदा अगर हम देखें, हकीकत देखें, तो शायद लोगों को दूसरी हकीकत ज्यादा पता है, और ये जो हकीकत है, जो खूबसूरत हकीकत है, इससे लोग ज्यादा वाबस्ता नहीं है। तो जब आप लोगों से मिलती हैं, जब आप जम्मू कश्मीर से बाहर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में जाती हैं या आप इंटरनेशनल जाती हैं, तो लोग आपसे पूछते हैं कि अच्छा जम्मू कश्मीर में ऐसा भी होता है, लड़कियां ऐसा कर सकती हैं, बाहर जाती हैं, पढ़ती हैं, सब कुछ करती हैं? ऐसे सवाल तो लोग पूछते होंगे आपसे। जी बिल्कुल, ये सवाल तो करते थे कि उनको मतलब जम्मू कश्मीर के मतलब बाहर इंडिया में या हिंदुस्तान से बाहर भी जो इमेज बनी है लोगों के अंदर, वैसा उतना मतलब हकीकत है भी नहीं जितना उनको बनाया जाता है। तो इस करके मतलब ऐसे सवाल होते थे कि जम्मू कश्मीर से लड़की बाहर आती है खेलने के लिए, ऐसा है वहां पे अलाउ करते हैं, ऐसे सवाल आते रहते थे। जी, आप ये बताइए कि क्या समाज से भी आपको तनकीद का सामना करना पड़ा जब ये पता चला कि आप इस तरह के खेल में हैं, एक लड़की होते हुए, एक मुसलमान लड़की होते हुए, आप वुशु जैसा खेल आप खेलने जा रही हैं, मार्शल आर्ट में हैं आप,
तो क्या आसपास के लोगों का रवैया किस तरह का था आपके लिए? जी, शुरू में जब मतलब समाज में ऐसे पता नहीं था कि क्या है क्या नहीं है, इसका मतलब क्या इफेक्ट होगा, तो मतलब लोग बोलते थे, ऐसा बोलते थे कि कहाँ जा रही है, ऐसे मतलब बाहर, स्टेट से बाहर, इतना बाहर क्यों जा रही है, क्या कर रही है। लेकिन जब उसके रिजल्ट सामने आए तो तब से ये सवाल उठना बंद हो गए। जी, ये बताइए कि अगर मैं गलत नहीं हूं, मैंने ये पढ़ा था कि आपकी शादी भी इस वजह से खत्म हुई क्योंकि आपका खेल का जो शौक था, जो जुनून था, इतना ज्यादा था और शादी उसमें रुकावट आ रही थी। जी, ऐसा तो कुछ हमारे घरेलू मामलात भी ऐसे थे, तो रुकावट उसकी वजह से भी मतलब उतनी नहीं थी कि बिल्कुल यही था। लेकिन मतलब जब लड़की दूसरे घर जाती है तो उसको फिर रिस्ट्रिक्शंस होती है। जी, अब ससुराल के घर से बाहर जाना, खेलने के लिए जाना, तो अब फैमिली किस तरह से देखती है? आप जब आपने इंटरनेशनल मेडल जीता है तो फैमिली किस तरह से देखती है? माशाल्लाह बहुत ही अच्छे, मतलब सबके रिजल्ट सबके सामने था, तो बहुत कुछ। जब मेरे वहाँ पे मलेशिया में मेरा मेडल आया तो सबसे पहले मैंने अपनी मामा को कॉल की, अपने कोच को कॉल की, तो फिर मामा को की, तो वो तो खुशी से समझो मतलब उनके आंसू आ गए। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं कि कितना इमोशनल वो सब कुछ रहा होगा। और अभी भी आप, 1 साल पहले की बात है, उसे याद करके अभी भी आप जज्बाती हो रही हैं और मैं इसको समझ सकती हूँ क्योंकि आपने जो स्ट्रगल देखा है, उसके बाद जो आपको कामयाबी मिली, उसके लिए भी आपको एक लंबा इंतजार करना पड़ा आबिदा। जी बिल्कुल, आप अपना थोड़ा वक्त लें। इतने में एक कॉलर है मेरे साथ, मैं उनको ले लेती हूँ। जहीर है मेरे साथ रत्नागिरी से, उनसे बात कर लेते हैं। जहीर साहब, अपना सवाल पूछिए। जहीर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं जी, सवाल पूछिए अपना। क्या कैसी जीती? लगता है कुछ गलत नंबर उनसे लग गया है। आबिदा, मुझे बताइए कि जब आप मलेशिया से लौटी और जब आपने हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रखा, क्योंकि मैंने वो पिक्चर भी आपकी देखी है जिसमें आपने तिरंगा लपेटा हुआ है और आप, जाहिर सी बात है, उस टाइम बहुत फख्र महसूस कर रही थी, सिल्वर मेडल आपने जीता था अपने मुल्क के लिए, तो वो पल कैसा था आपके लिए? बहुत ही खुशी का समय था उस टाइम। मैं क्या बताऊं आपको कि कितनी खुश थी मैं उस टाइम। तो बहुत ही मतलब हम जब एयरपोर्ट पे जब हमें रिसीव करने आए, हमारी इंडिया की वुशु की एसोसिएशन की टीम जो आई, तो बहुत बेहद खुशी का माहौल था वहाँ पे। जी, और जब आप ये तैयारी कर रही थी और ये तमाम कड़ी मेहनत कर रही थी, 5-5 किलोमीटर आप पैदल चलकर आती थी, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए, तमाम आपने इकोनॉमिक, आपके हालात भी उतने बेहतर नहीं थे, उसके बावजूद भी आपने ट्रेनिंग नहीं छोड़ी। तब ये जहन में था कि कुछ भी हो जाए, मेडल तो मुझे लेकर ही आना है, प्रूफ तो मुझे अपने आप को करना ही है। जी बिल्कुल, जब मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जब इंसान को किसी चीज़ का जज्बा होता है, किसी चीज़ की शौक होती है, तो वो उसको जब तक पूरा न करे तो तब तक चैन से नहीं रहता। तो वही मैंने भी, मतलब मुझे ये उम्मीद थी कि मैं कुछ ऐसा करूँगी इंशाल्लाह स्पोर्ट्स में ही, और मैं इंशाल्लाह मेडल लेके आऊँगी, तो वो हो गया। तो अब आपके घर पे लड़कियां आती हैं, पूछती हैं, भाई आबिदा बाजी अप्पी कुछ भी कहकर कि आपने कैसे किया ये, और हमें भी आपकी तरह बनना है, आप हमारी रोल मॉडल हैं? जी बिल्कुल, वो जैसे ही मैं वहां से वापस आई तो हमारे घर छोटे छोटे बच्चे आना शुरू हो गए, लड़कियां, वो कॉन्ग्रेट्स करने भी मुझे आते थे और बस मुझे बोलते थे कि हमें भी 1-1 घंटा दो। वैसे भी मतलब बांडीपुरा में जो हमारी एकेडमी चल रही है उसके अंदर मैं मतलब घंटा कभी कभी देती हूँ, क्योंकि यहाँ से मेरा एमपीएड चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उतना टाइम नहीं आता है इस साल से। तो पहले तो मैं मतलब बिल्कुल उनको 1-1 घंटा देती थी ट्रेनिंग के लिए। तो घर पे भी बच्चे आना शुरू हो गए थे कि हमें भी ऐसा बनना है, हमें भी सिखाओ। आबिदा, मुझे बताइए कि अब आगे क्या करना है, क्या सोचा है अब आपने?
जी इंशाल्लाह मेरा आगे अब टारगेट गोल्ड मेडल पे है, तो आने वाले जो भी चैम्पियनशिप होने वाले इंटरनेशनल वर्ल्ड चैम्पियन, तो इंशाल्लाह मैं यही चाहती हूँ कि वुशु फेडरेशन ऑफ JNK और वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया और आने वाले वक्त में भी देंगे। तो इंशाल्लाह मेरा आगे का टारगेट गोल्ड मेडल ही है। जी, और आप आगे पढ़ाई में क्या कर रही हैं और उस सिमत आपका क्या करने का इरादा है? जी मेरा मास्टर्स चल रहा है फिजिकल एजुकेशन में यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में, तो 3rd सेमेस्टर चल रहा है मेरा। उसके भी अब आने वाले जुलाई में मेरा ख़त्म हो जाएगा मास्टर्स। तो इंशाल्लाह आगे मेरा यही इरादा है कि मैं जो हमारी नई पौध है, नए जो बच्चे हैं, उनको स्पोर्ट्स की तरफ उनका रुझान दे और उनको जो कुछ मुझ तक हो सके मैं जो कुछ मैंने सीखा मैं आने वाले जो भी लड़के लड़कियां हैं उन तक ये पहुंचाऊं। कैसा लगता है आपको आबिदा, जब कश्मीर की बात की जाती है तब मिलिटेंसी की बात होती है, वो छोटे छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे भटके हुए वो नजर आते हैं। जब जम्मू कश्मीर की बात होती है तो पत्थरबाजी की बात होती है, वो छोटे छोटे बच्चे हाथों में पत्थर लिए नजर आते हैं। दूसरी तस्वीर एक ये भी होती है जहां पर बच्चे स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हैं, मेडल्स लेकर आ रहे हैं, ट्रेनिंग कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। तमाम मुश्किलों के बावजूद भी ये भी एक सच्चाई है कि चीजें बहुत आसान नहीं है, मुश्किलात हैं। कैसे आप देखती हैं इन तमाम चीजों को? बिल्कुल मुश्किलात तो बहुत है, लेकिन मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ सारे यूथ्स को कि वो स्पोर्ट्स की तरफ आएं और इसके साथ साथ इसको मतलब मार्शल आर्ट हो, कोई भी सपोर्ट हो, उसको सीखे, क्योंकि इसमें इंसान का फिजिकली भी फिट रहता है और खासकर लड़कियों के लिए मार्शल आर्ट एक हथियार है उनके हाथ में, एक सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, और जो कश्मीर में अनरेस्ट है उसके बावजूद भी आप प्रैक्टिस अच्छे से कर पाती हैं, बच्चे आते हैं एकेडमी में भी अच्छे से वो प्रैक्टिस कर पाते हैं, उस तरह की कोई परेशानी तो नहीं होती? नहीं बिल्कुल जी, बिल्कुल हम अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, एकेडमी आते हैं अच्छे से, हर एक गेम की वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। अलीस को स्पोर्ट्स एकेडमी में बहुत सारी गेम्स जो रजिस्टर्ड गेम्स है उनकी रिकॉग्नाइज्ड गेम्स वहाँ पे उनकी प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत सारे हमारे पास कोच हैं वहाँ पे जो हम हर एक गेम मैक्सिमम मार्शल आर्ट की भी बहुत सारी गेम और दूसरी वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी है, बैडमिंटन है, बहुत सारी गेमें वहाँ पे सिखाई जाती हैं। जी, लेकिन मुझे बताइए कि तमाम क्या इक्विपमेंट, तमाम चीजें वो आपके पास वो मुहैया हैं या आपको हुकूमत से कोई नाराजगी कुछ है कि जो आप रखना चाहती हूँ अपनी बात को, ताकि आपका खेल जो है वो और बेहतर हो सके और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सामने आ सके? आपने एक चैंपियनशिप में सिल्वर लिया है, आने वाले ओलंपिक में आप इस खेल को रिप्रेजेंट करें और हिंदुस्तान के लिए गोल्ड लेकर आए। जी इंशाल्लाह बिल्कुल। इक्विपमेंट तो हमें जब मैं अपनी बात करूं, जब हमने स्टार्ट किया था तो वहाँ पे बहुत मुश्किल हालात के इकोनॉमिकली बहुत मतलब हमारे पास कुछ नहीं होता था। हम ऐसे ही चप्पल वगैरह मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लेके उन पे प्रैक्टिस करते थे, किकिंग की, पंच वगैरह के। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास अब तो माशाल्लाह मतलब इक्विपमेंट की तो है, हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट हैं। तो गवर्नमेंट से भी हम मतलब गवर्नमेंट को से चाहते हैं कि हमें मतलब इक्विपमेंट के लिहाज से हमें वो हेल्प करें। हमारे पास है भी, लेकिन हमारी जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बांडीपुरा की, खासकर बांडीपुरा के लिए वो इंडोर स्टेडियम की वहाँ पे बहुत मुश्किलात हमें होती है वहाँ पे प्रैक्टिस के दौरान, क्योंकि वहाँ पे इंडोर स्टेडियम है नहीं है। हमें वहाँ पे एक शेड थोड़ा सा बनाया है, उसके अंदर हम प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं मतलब बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी चाहती हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में, JNK के हर एक डिस्ट्रिक्ट में इंडोर स्टेडियम होना ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ, गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि मतलब वो हमें इक्विपमेंट की भी हेल्प करें और खासकर इंडोर स्टेडियम की। जी, मुझे उम्मीद है कि जरूर आपकी बात को सुना जाएगा और इसके को लेकर भी कुछ किया जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आबिदा आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरी तमाम नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं कि आप और तरक्की करें, इसी तरह से मुल्क का नाम रोशन करें और अगली बार जब मैं आपके साथ इंटरव्यू करूं और आपसे बात करूं तो आपके गले में गोल्ड मेडल होना चाहिए। जी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह बिल्कुल। जी शुक्रिया।
तो इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। और आज की जिस तरह से हमने आबिदा से बात की उससे सीख जरूर मिलती है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं, जज्बा है, हिम्मत है अगर आपके पास, तो कोई भी मुश्किल आपके आड़े नहीं आ सकती। सिर्फ आपके अंदर कुछ कर गुजरने की चाह होनी चाहिए। अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। आप बता सकते हैं कि कौन से वो इश्यूज हैं जिन पर आप चाहते हैं कि हम अपना प्रोग्राम करें, कौन से वो माहिरीन हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, आप वो बता सकते हैं और हम आपकी राय को जरूर शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ हमारे इस प्रोग्राम में बस इतना ही।